मिर्जा। उत्तराखंड में कांग्रेस ने काफी देर करते हुए अपने 53 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी 17 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के नेताओं के बीच में लगातार लड़ाई चल रही, जबकि राज्य के अंदर नामांकन शुरू हो चुके हैं और पार्टी नेताओं के बीच अपने चहेते प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की होड़ के कारण पार्टी उम्मीदवार तय करने में असमर्थ दिखाई दे रही है और प्रचार शुरू करने में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सूची के अंदर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल को उनकी पुरानी सीट श्रीनगर से और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को चकराता से टिकट दिया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के सदस्य हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी लगातार सस्पेंस बरकरार। कुछ महीने पहले कांग्रेस के घर वापसी कर चुके पूर्व कैबिनेट के मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को भी टिकट दे दिया गया है और वो अपनी पुरानी सीट के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस ने नारा दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ शुरुआत की है और साथ ही साथ तमाम जो सीटें हैं वो आपको बताते हैं कहां से किसको सीट मिली है। गणेश गोदियाल जो है वो श्रीनगर से सीट मिल चुकी है और भगवानपुर सीट की अगर बात की जाए तो ममता राकेश को यहां से टिकट मिला है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है और बद्रीनाथ सीट से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया गया। ये तमाम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। यशपाल आर्य की अगर बात की जाए तो बाजपुर से इनको टिकट दिया गया है। बताया जा रहा है ये पहले भी इन्हीं की सीट रही थी और उसी के मद्देनजर फिर से इनको ये सीट दी गई है। हरीश धामी धारचूला से इनको विधानसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला है और धारचूला से ये चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। विजयपाल सजवाड़ा की अगर बात की जाए तो गंगोत्री से कांग्रेस पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बनाया है और गंगोत्री से ये चुनाव लड़ते दिखाई देंगे और साथ ही साथ प्रीतम सिंह को भी चकराता से टिकट दिया गया है और प्रीतम सिंह चकराता सीट से कांग्रेस के सिंबल के ऊपर चुनाव आगामी 2022 लड़ते दिखाई देंगे। संजीव आर्य की अगर बात की जाए तो इनको नैनीताल सीट से टिकट दे दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के 53 प्रत्याशियों में तमाम नाम शामिल हैं। मदन बिष्ट की अगर बात की जाए तो द्वाराहाट सीट से इनको अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। मदन बिष्ट द्वाराहाट से चुनाव लड़ेंगे और सुमित हृदयेश की अगर बात की जाए तो हल्द्वानी सीट से इनको विधानसभा का टिकट दिया गया, यानी कि प्रत्याशी इनको बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। और गोविंद कुंजवाला जागेश्वर सीट से अपनी किस्मत को आजमाते हुए नजर आएंगे। 2022 का आखिर बादशाह कौन होगा, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। काजी निजामुद्दीन की अगर बात की जाए तो मंगलौर सीट से कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया है। काजी निजामुद्दीन जो है वो मंगलौर सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने देर की लेकिन 53 उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो अब कर दी गई है और 70 में से अभी भी 17 टिकटों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है और कब तक उन 17 का नाम का ऐलान होगा और किन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, किस वजह से तमाम जो 70 उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा नहीं की गई है, इसके ऊपर एक विचार विमर्श किया जाएगा। गणेश गोदियाल की बात करें तो श्रीनगर सीट से इनको टिकट दे दिया गया है। डॉक्टर देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपका स्वागत है सर टीवी 100 के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की और उसमें तमाम उम्मीदवारों की घोषणा की। आज कांग्रेस पार्टी ने 70 में से 53 उम्मीदवारों की घोषणा की है, कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से इतना विलंब करने के बाद कांग्रेस ने सूची जारी की तो उससे एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस के अंदर का जो एक कलह है वो भी बरकरार है और स्थिति ये है कि जो व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है कि वो लीड कर रहे हैं उनकी सीट का अब तक नहीं घोषणा हुई है। मेरा मंतव्य श्री हरीश रावत से है जी। दूसरी अगर आप देखें तो महिलाओं के बारे में कहते थे कि हम 40% सीटें देंगे। प्रियंका जी ने कहा कि 40% महिलाओं को टिकट मिलने चाहिए। कुल जमा 53 में से 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। इससे साफ है कि एक तो इनके पास नेतृत्व का अभाव है और दूसरा इनकी नीति भी कोई अपने आप में स्पष्ट नहीं है जी। और अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कांग्रेस के अंदर जो घमासान चल रहा है वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 59 उम्मीदवार घोषित कर दिए, अगले 2-1 दिन के अंदर हम बाकी भी कर देंगे। बिल्कुल, अगर देवेंद्र जी बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो इस बार 18 उन्होंने सीटें जो हैं युवाओं को दी हैं। क्या आपको लग रहा है युवाओं का समीकरण लेके कांग्रेस पार्टी एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बनाती हुई दिखाई देगी? देखिए, हमारी अगर लिस्ट पर आप नजर डालेंगे तो हमारे यहाँ तो युवाओं की संख्या उनसे ज्यादा है। हमारे युवाओं की संख्या उनसे ज्यादा है, महिलाओं की संख्या उनसे दुगनी है, और हमारे युवा और अनुभव दोनों का हमने एक बहुत अच्छा मिश्रण जो है वो अपनी लिस्ट में दिखाया है। दूसरी ओर हमने लिस्ट जारी करने के साथ जो अपने और कार्यक्रम है वो हमने तेजी से आगे बढ़ा दिए, चाहे वर्चुअल जनसभाएं हो, डोर टू डोर कैंपेन हो, चाहे हमारे प्रचार रथ हो। कांग्रेस अभी उसी में उलझी पड़ी है। तो प्रारंभिक जो एक लीड, हम पहले ही कांग्रेस से बहुत आगे थे, और इन दिनों कांग्रेस की जो अंदरूनी झगड़े उससे कांग्रेस और पिछड़ गई है। और जिन नेताओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये आरोप लगाते रहे हैं, उन नेता की या उनके परिवार की सीट का ही पता नहीं अभी तक। तो कुल जमा कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है चुनाव के अंदर, और ये तय है कि अगली सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर यशपाल आर्य की, देवेंद्र जी बात की जाए और संजीव जी की बात की जाए, तो उनकी कांग्रेस पार्टी ने वही सीट रखी है जो वो पहले जीत चुके थे। फिर से कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया। क्या चुनौतियां आपके सामने डबल हो जाती हैं उससे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है हमारे लिए, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस की चुनौती समाप्त हो चुकी है। हालत ये है कि पंजाब में उनकी अपनी सरकार है, वहाँ वो दोबारा लौटकर नहीं आ रहे हैं। सब सर्वे बता रहे हैं, सारे राजनीतिक आकलन बता रहे हैं। तो जहाँ सरकार है वहां पर ही कांग्रेस अपना जमीन खो चुकी है, तो यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो पहले ही मुश्किल से 10-11 लोग थे, और इनकी स्थिति पहले से ही बिगड़ गई है। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। अगली सरकार निश्चित तौर पर भाजपा की आएगी, और ये बात कांग्रेस सूची से भी साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के अंदर जो है अभी भ्रम की स्थिति है, जबकि भाजपा अपनी सूची घोषित करने के साथ साथ चुनाव प्रचार की दृष्टि से भी कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई है। लेकिन देवेंद्र जी, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, जो हरक सिंह रावत का एक बड़ा फैक्टर उत्तराखंड की सियासत में रहता है, वो इस बार कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं। क्या कुछ समीकरण आपको जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं? कहां पर चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, देवेंद्र जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि श्री हरक सिंह रावत ने पार्टी छोड़ी नहीं है, बल्कि हमने निकाला है उनको। हमने पार्टी से बर्खास्त किया है, हमने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया है, और 6 दिन तक कांग्रेस के भी वो अपना गलियारे में घूम रहे थे वो। तो उनकी अगर कोई बहुत बड़ी अहमियत होती भाजपा में, तो हम क्यों जाते यहाँ से, वो क्यों निकालते हैं उनको? और दूसरा, अगर बहुत बड़ी अहमियत होती कांग्रेस ही उनको बहुत गले गले लेती, कांग्रेस ने भी उनको बाहर टहला के रखा। तो उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई असर होने वाला नहीं है, बल्कि जो कांग्रेस अब उनकी जो मांग है उसको पूरा करने के चक्कर में अपनी उलझने बढ़ा रही है, ये बात इस सूची से भी दिखाई दे रही है। लेकिन देवेंद्र जी, अगर बात की जाए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बीते 5 साल के अंदर अपने 3 जो सीएम के कैंडिडेट हैं उनका चयन किया है। क्या जो एक बढ़त आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको धरातल पर दिखाई दे रही है? और दूसरा सवाल ये, जो एंटी इनकम्बेंसी उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रही है, उसका मनोवैज्ञानिक दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगा? देखिए, पहली बात तो जो मुख्यमंत्री परिवर्तन ने आपने बात की है, परिवर्तन तो हुए, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने परिवर्तन के बाद में कोई ऐसी बात नहीं कही जो पार्टी के लिए किसी प्रकार की परेशानी होती। वो एक संगठनात्मक परिवर्तन था जो सबने स्वीकार किया। और हम बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि हमारी सरकार जो 5 वर्ष सरकार थी, जो हमने रिपोर्ट कार्ड बनाया है वो पिछले 5 साल का है, जिसमें कि हमारे सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के जो काम है वो जो है उसमें शामिल किए गए हैं। पहली बात तो उसमें ये है। और दूसरी जो एंटी इनकम्बेंसी का सेक्टर है, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 2017 में चुनाव होने के बाद विधानसभा के उत्तराखंड में जितने भी चुनाव हुए, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ, चाहे लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, चाहे दोबारा से उपचुनाव हुए, उन सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है, और कांग्रेस को लगातार पराजय का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी हमारे नहीं, बल्कि हम तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जाने वाले हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इस बात को
कि उन्होंने जनता को भ्रमित किया, जब सत्ता में थे तो भ्रष्टाचार किया और विपक्ष में रहे तो पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना इनका रवैया रहा और जनता इस बात को जानती है। बिल्कुल। और साथ ही साथ देवेंद्र जी, अगर बात की जाए उत्तराखंड को लेकर, बीते चुनाव में आपने 57 सीटें यानी कि 2017 में जीती थी, उसको दोहराना कितनी बड़ी चुनौती लग रहा है? क्योंकि इस बार के चुनाव और पिछले चुनाव में एक जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। 5 साल आप रूल कर चुके हैं, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी। क्या दोबारा जो 60 का नारा दिया जा रहा है वो जमीनी स्तर पर कारगर होता दिखाई देगा? देखिए, जब हमने काम किया है तो काम हमारे विजय का आधार है। अगर हमने जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया है तो वो हमारी विजय का आधार है। अगर हमने कोरोना काल में जिस प्रकार से सेवा की है जनता की, वो हमारी विजय का आधार है। और दूसरी ओर कांग्रेस ने क्या किया, कोरोना काल में भी इनकी जो भूमिका थी नकारात्मक थी। कहते थे कि जो वैक्सीन है ये तो पानी में मत लगवाइएगा। हमने 80 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर फ्री राशन दिया और ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम पूरा टिकट देंगे जो लोग घर लौटेंगे, एक को टिकट नहीं दिया। तो ये जो सब कुछ कांग्रेस ने किया जनता ने देखा है। और मैंने कहा आपसे कि बहुत दूर मत जाइए कि पड़ोस के राज्य में पंजाब में कांग्रेस की जो दुर्गति हो गई है वो हमारे सामने है। तो ये दुर्गति पूरे देश में और जहाँ पर इनकी सरकारें हैं वहां पर स्थिति इनकी बिगड़ती जा रही है और यहाँ पर तो सरकार में भी नहीं है, इसकी स्थिति इनकी और खराब होगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी इस बार काफी दमखम के साथ चुनावी मैदान में जाती हुई दिखाई दे रही है और प्रियंका गांधी का भी एक नारा उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड में भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्या महिलाओं को साधने का जो कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, महिलाओं का वोट आपको किधर जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर प्रियंका गांधी के फॉर्मूले की बात करें तो इन्हें 40% सीटें जो है उत्तराखंड के अंदर 53 में से जो संख्या बनती है 20 से अधिक वो देनी चाहिए थी और दी कितनी इन्होंने, केवल 3 दी है। तो कोई महिला का जो है सम्मान की बात नहीं है। कहने को जो मर्जी कहते रहे, मैं लड़की हूँ, लेकिन महिलाओं के प्रति जो उनका एक व्यवहार रहा है उपेक्षा का उत्तराखंड के अंदर भी पूरे देश के अंदर भी हम सभी जानते हैं। तो इसलिए प्रियंका जी का फैक्टर उत्तर प्रदेश में भी नहीं चल रहा है जहाँ वो रहती हैं, तो उत्तराखंड में चलने का सवाल ही नहीं उठता। वहां तो उन्होंने फिर भी कुछ महिलाओं को टिकट दे दिए, यहाँ तो वो टिकट भी नहीं दिए। उत्तराखंड के नेताओं ने ही अपनी जो केंद्रीय नेता है उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। तो कांग्रेस की स्थिति को हम इससे समझ सकते हैं। बिल्कुल। और देवेंद्र जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि जो धामी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है वो अब एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि काफी वक्त से धामी जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उससे पहले जो 2 मुख्यमंत्री थे वो ज्यादा प्रबल तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर काम नहीं कर पा रहे थे। देखिए, धामी जी हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि धाकड़ बैटिंग कर रहे हैं। वो 2020 की बैटिंग भी कर रहे हैं, धाकड़ बैटिंग कर रहे हैं। करीब 5.5 महीने के अपने कार्यकाल में करीब 550 फैसले लिए और फैसले केवल गोलमोल फैसले नहीं है, सबके बारे में शासनादेश हुए हैं, उनको कार्यान्वित किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी ने जो अपनी इनिंग खेली है वो निश्चित तौर पर सबको प्रभावित करने वाली है और ये चुनाव भी हम उन्हीं के चेहरे पर लड़ रहे हैं, वही हमारे नेता हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस की हालत तो यह है कि वो अपने यहाँ तय नहीं कर पाए किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। और जो व्यक्ति खुद अपने को दावा कर रहे थे कि मैं लीड कर रहा हूँ, मैं अगुवाई कर रहा हूँ, पहले तो उनकी बात को उनके नेताओं ने काट दिया और जब लिस्ट आई तो उनका भी नाम तक अभी तक स्पष्ट नहीं है, वो लड़ेंगे कहाँ से। चलिए देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे संवाददाता नितिन देहरादून से जुड़ चुके हैं। नितिन, अगर बात की जाए उत्तराखंड की सियासत को लेकर तो आज कांग्रेस पार्टी ने जो है अपने कैंडिडेटों के नाम के ऐलान कर दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कल देर शाम कांग्रेस ने 53 सीटों पर अपने टिकटों का नाम लिया है। इसमें कई सारे नाम जो हैं वो महत्वपूर्ण है, चाहे वो यशपाल आर्या हो, चाहे वो संजीव आर्या हो, कई बड़े लोगों के नाम इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी सिटिंग विधायकों के नाम उसमें शामिल है। जैसे बीजेपी में कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट जो नाम जो है शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन कांग्रेस सभी के नाम शामिल किए हैं। 53 सीटों पर उतारे हैं, 3 महिलाओं का नाम इसमें है और अभी 17 सीटों पे और जो है नाम आना बाकी है, जिसको लेकर कांग्रेस में जो एक तरफ खुशी की लहर है। सभी लोग अभी यही बातें कर रहे हैं कि सभी लोगों में खुशी है कि जिन लोगों का नाम लिया गया है वो सही नाम लिए गए हैं। अगर सीएम की बात, अगर खटीमा की बात की जाए तो खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी के अपोजिट उन्होंने भुवन चंद काफी को उतारा है, क्योंकि एक अच्छा नाम है, उधर पे अच्छी पकड़ है उनकी। तो कुल मिला के कांग्रेस में जितने नाम उतारे सभी को लेकर कांग्रेस जो है नजर आ रही है। अभी हरीश रावत का नाम उसमें मौजूद नहीं है, अभी उसमें हरक सिंह रावत या उनकी बहू का नाम उसमें मौजूद नहीं है, पर अभी जो दूसरी सूची आनी है उसमें उनके नाम आ सकते हैं। लेकिन साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि जिस यहाँ पे भाजपा की कुछ
स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है उनके नाम जहाँ उतारे गए, वहीं कांग्रेस ने भी अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चुनाव जो है टक्कर का होने वाला है और देखना यह होगा कि किसकी जीत होती है 2022 के चुनाव में और कौन जीत के साथ उभर के सामने आता है। लेकिन नितिन, अगर बात की जाए, जो हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हैं और उनकी जो बहू शामिल हुई है, क्या जमीनी स्तर पर जो 17 सीटें रह गई हैं उसको लेकर पेच फंसा हुआ है कि आखिर टिकट किसको दिया जाए? लेकिन बताना चाहूंगा कि हरीश सिंह रावत और उनकी बहू को कांग्रेस का टिकट जो है कांग्रेस उन्होंने दामन थामा उन्होंने, पर अभी तक टिकट की बात की जाए, टिकट अभी तक जो है कंफर्म नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि उनकी बहू को लैंडटाउन से टिकट मिल सकता है। हरीश सिंह रावत ने फिलहाल अभी कोई टिकट की कोई जानकारी नहीं मिली है। हरीश सिंह रावत कहाँ से लड़ना चाहते हैं, साथ ही साथ उन्होंने कभी कभी चुनाव लड़ने की बात भी कही कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग नाम है तो जरूर पार्टी उनको लड़ाना चाहेगी, क्योंकि जो है हरीश सिंह रावत बहुत बड़ा चेहरा है उत्तराखंड का और जहाँ से भी वो लड़ेंगे जीत जो है वो हासिल करने की सोचेंगे और जीत हासिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं हरीश सिंह रावत को भी चुनाव लड़ाना चाहेगी। लेकिन अभी जो देखने वाली बात ये होगी कि जो हरीश रावत है उनका भी जो है टिकट जो है कंफर्म नहीं हुआ है कि वो कहाँ से लड़ेंगे। रामनगर से उनका नाम लिया जा रहा है, तो अभी फिलहाल जो है कहीं सिर्फ बातें सामने आ रही है, कोई टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जरूर कांग्रेस का ये कहना है कि जल्दी एक दिन में या फिर सूची जो है दूसरी सूची पे आ जाएगी जिनमें सभी का नाम होगा। साथ ही साथ जो है अभी तक जो नाम लिए गए हैं उससे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नितिन, अगर यशपाल आर्य की और संजीव आर्य की अगर बात की जाए तो उनकी जो विधानसभा की सीट थी टिकट उनको वहीं से दिया गया है, लेकिन अब पार्टी जो है वो बदल चुके हैं, अब कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या इसकी बढ़त तो कांग्रेस पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। अगर जब वो भाजपा में थे यशपाल आर्य और उनके बेटे, तो जिस जगह से वो लड़ते थे जो विधानसभा थी उसी विधानसभा से उनको टिकट दिया गया है। तो एक तरफ से ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वहां पे वो जीते हुए विधायक हैं, वहां से वो दोबारा लड़ रहे हैं, जनता उनके साथ है, उनका समर्थन करती है। पर कहीं ना कहीं एक बात देखने वाली बात ये होगी कि दल बदलने के साथ क्या वो जो जनता जिन्होंने भाजपा का टिकट पे उनको वोट दिया था या फिर वो कांग्रेस के टिकट पे उनको वोट देगी, तो कुल मिलाकर ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने भाजपा के नाम पर उनका समर्थन किया था वो लोग उनके साथ में जुड़े, पर जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो चाहते हैं कि यशपाल आर्य जीते, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, तो वो जरूर उनको वोट देंगे इस बार भी। तो ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है और इसको लेकर ही उन्होंने उनको टिकट उसी विधानसभा से दिया है जहाँ से वो जीते हुए। बिल्कुल, और अगर नितिन सितारगंज सीट की बात की जाए तो वहां से सिख चेहरे को जो है अपना उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, सितारगंज से भी अगर देखा जाए तो जो है प्रत्याशी है जो काफी स्ट्रांग है और क्या नाम है चुनाव को लेकर काफी ज्यादा जो समीकरण है, काफी ज्यादा मंथन हुआ कांग्रेस का। दिल्ली में 4 दिन तक इनका मंथन लगातार चलता रहा, जिसमें काफी सारे नामों की लिस्ट आई। कांग्रेस का भी कहना था कि एक बिल्कुल नितिन, आप हमारे साथ बने रहे। अमरजीत सिंह कांग्रेस के नेता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमरजीत, पहले स्वागत है आपका टीवी 100 पे, और मेरा पहला सवाल ये है, आपकी जो लिस्ट है उत्तराखंड में वो बहुत देर से आई है लेकिन आ गई है, अभी भी 17 नामों की जो फहरिस्त है वो बची हुई है, क्या कुछ देखते हैं? नहीं, जो भी हमारे संभावित प्रत्याशी थे, जो जिसमें ज्यादा मंथन की आवश्यकता नहीं थी, वो तो आपको पता ही है 53 हमने जारी कर दी, 17 की हमारी बाकी है। उम्मीद है कल तक वो भी हमारा मंथन उसमें स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जल्द वो भी लिस्ट आ जाएगी हमारी बाकी 17 लोगों की। बिल्कुल, और साथ ही साथ जो 17 लोगों की लिस्ट बची है उसमें क्या हरक सिंह रावत का नाम हो सकता है, जो उनकी पुत्रवधू कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर चुकी है, क्या उनका नाम शामिल हो सकता है? देखिए, कौन शामिल रहेगा नहीं रहेगा ये तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने तय करना है, और उस पर मंथन चल रहा है। समय आने पे आपकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। काफी इंतजार इसका भी था 53 का, तो 17 का भी इंतजार अब जल्द खत्म हो जाएगा। आप कल मिल जाएगी आपको सूचना सारी, बहुत जल्द मिलेगी। कहाँ से लड़ेंगे हरक सिंह जी, कहाँ से उनकी बहू लड़ेंगी, या कौन लड़ेगा, ये स्पष्ट हो जाएगा जल्दी। बिल्कुल, और साथ ही साथ अमरजीत जी, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको भी टिकट कांग्रेस पार्टी दे रही है, कार्यकर्ताओं को कैसे साधा जाएगा जमीनी स्तर पर? नहीं, कार्यकर्ताओं में कोई यहाँ तो मनमुटाव है नहीं। मैं तो आज भी कार्यालय था और जगह भी हम लोग रहे, हमने अब तक कोई ऐसा विरोध नहीं देखा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध देखा गया, किस प्रकार से उनको बाउंसर लगाने पड़ गए, बाकी लोगों की मदद लेनी पड़ गई, तमाम यमुनोत्री से इधर उधर से लोगों ने जाकर के कांग्रेस के मुख्यालय में, बीजेपी मुख्यालय में जाकर विरोध किया। यहाँ पर तो विरोध की कोई बात ही नहीं है। बाकी रही जो कहीं का थोड़ा बहुत विरोध होगा भी, तो ये हमारी समन्वय जो समिति है वो कर लेगी मैनेज, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी महिलाओं को लेकर जमीनी स्तर पर खासी सक्रिय भूमिका निभा रही है, लेकिन ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं उनमें महिलाओं के नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं।
देखिए, पहले भी आपको याद होगा रावत जी ने कहा था जो कैंडिडेट मजबूत होगा, जहां कोई महिला मजबूत होगी तो उनको जरूर वहां टिकट दिया जाएगा, जहां कोई पुरुष मजबूत होगा तो वहां उनको दिया जाएगा। तो यहाँ महिला पुरुष की सवाल नहीं है, जहां मजबूत हमें महिला लगी तो हमने महिलाओं को मौका दिया है। अभी भी समय है, अभी ऐसा नहीं है, अभी भी 17 सीटें हमारी बाकी है, उसमें भी हम देखेंगे जहाँ कोई महिला मजबूत होगी उनको कैंडिडेट टिकट मिलेगा उन्हें, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए अमरजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। शादाब शम्स जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब जी, स्वागत है आपका टीवी 100 के ऊपर। और मेरा पहला सवाल, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की सूची वही है जैसे पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने पहले ही कहा था परिवारवाद से ग्रसित होगी, इसके अंदर आपको ग्रुप की राजनीति दिखाई देगी, जो ग्रुप से जुड़े हुए लोग हैं उनके टिकट हो जाएंगे, सब अपने अपने धुरू जो जिसके लिए पार्टी जानी जाती है वो राजनीतिक लोग वो ही सामने आएंगे। बहनों को असंतुष्टि हाथ लगेगी। हमने सबने देखा जो ये कहते थे कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाले, इतनी बहनों को टिकट दिया, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये सब कुछ बताता है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। जो आम कार्यकर्ता है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है और वो अपने आप को वही जवाब देगा। अब मुझे लगता है कि वो बता देगा कि कांग्रेस की गलतफहमी पहले भी दूर हुई थी, इस बार भी दूर करेगा। बिल्कुल अमरजीत जी, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मेरा इसी में सवाल जो है वो जोड़ लीजिए, जैसा बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कि जो परिवारवाद की जो छवि है उससे कांग्रेस पार्टी उभरती हुई अभी भी नजर नहीं आ रही है। अमरजीत जी, नहीं तो क्या ये अपना परिवारवाद भूल गए क्या? इन्होंने प्रकाश पंत जी के परिवार को टिकट नहीं दिया या अन्य जगह पे टिकट नहीं दिया। अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, महिलाओं की बात कर रहे थे, इनको तो महिला यहाँ से आयात करनी पड़ी। ये तो अपनी महिला जो उनकी मोर्चा की अध्यक्षा थी उसका तो महिला के किस महिला सम्मान की बात करते हैं मेरे भाई? कितने टिकट दिए ये बताइए। टिकट अभी हमारे बट कहाँ गए सारे शादाब भाई? अभी तो जितने बटे हैं आपने कितने बांट मुझे बता दीजिए। आपने अपने उनसे कितनी महिलाओं को टिकट? शादाब जी मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने कितने बांटे? मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने कितने बांट दिए मुझे बता दीजिए। अभी तक आप नहीं समझ, मुझे बता दीजिए। आपने 10-15 टिकट बांटे, कितने बांटे महिलाओं को ये तो बता दीजिए मुझे। 59 में 6 दिए हमने, 6 दिए ना, 59 में 6 दिए हमने। 100% सुनेंगे, 11 में से 6 और देंगे भाई। जवाब भी तो लेंगे कि खाली सवाल ही एक एक करके शादाब जी जवाब ले लेते हैं। शादाब जी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं उसके बाद काउंटर करूंगा। जी अमरजीत जी बताएं। भाई मैं कह रहा हूँ 53 में से हमने 3 दिए हैं, 17 के नाम अभी आने बाकी हैं। इनको भी स्पष्ट हो जाएगा बाकी कितनों महिलाओं को देते, हम इनसे बेहतर दे देंगे, इसमें कुछ चिंता की बात ही नहीं है। इसमें ये चिंता करें कि इनको अपनी महिलाओं को इन्होंने कराली। शादाब जी अभी आपकी बात में आऊंगा, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है शादाब जी कि कांग्रेस पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिए हैं तो 2017 की अगर बात की जाए तब आपने भी 6 या 7 ही टिकट दिए थे। इस बार आपने ज्यादा टिकट महिलाओं को अभी आपने भी नहीं दिए। नारा दिया इन्होंने, लड़की हूँ कमाल कर दी। अरे और बातें बड़ी बड़ी, बात बड़ी और दर्शन छोटे। हम ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस किसको टिकट देगी? आपके अंदर आप अपने अंदाजे लगा कर बैठे थे। आप बेहतर होगा अपने परिवार में झांकिए, कांग्रेस किसको टिकट देगी किसको नहीं देगी, समय आने पे पता लग जाएगा। एक एक करके अगर शादाब जी और अमरजीत जी अपनी बात को आप रखेंगे तो साफ अल्फाजों में बात आपकी पहुंच पाएगी। अमर जी और शादाब जी अगर एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो साफ अल्फाजों में बात पहुंच पाएगी। सीधा सीधा सवाल शादाब जी आपसे भी यही बनता है कि महिलाओं को लेकर आपने भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर टिकट नहीं दिए। जो 2017 में आपने टिकट दिए थे 2022 में भी लमसम वही टिकट दिए। और दूसरा सवाल मेरा यह है, जिस तरह से उत्तराखंड की सियासत में इस बार आप 60 का नारा दे रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के जो लिस्ट आई है उसके बाद आप ये तय कर पाएंगे कि जो आप नारा दे रहे हैं उसको जमीनी स्तर पर उतार पाएंगे? शादाब जी देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस ने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हाँ। तो गांधी परिवार की लड़की हूँ तभी लड़ सकती हूँ, किसी नेता की लड़की हूँ तभी लड़ सकती हूँ, नेताजी की बहू हूँ तो लड़ सकती हूँ, नेताजी की बेटी हूँ तो लड़ सकती हूँ, नेताजी की पत्नी हूँ तो लड़ सकती हूँ। ये परिवारवाद ऋतु खंडूरी किनकी पुत्री थी दिखाई दे रही है। मैं आ रहा हूँ, पुत्री थी मुन्नी देवी जी किसकी पत्नी थी? अमरजीत जी अभी काउंटर कर लूंगा, शादाब जी अपनी बात को पूरा करें। अमरजीत जी शादाब जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिएगा, उसके बाद काउंटर कर लेना। अब थोड़ा सा बोलने देंगे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल अमरजीत जी, फिर आपके पास ही आऊंगा। शादाब जी बिल्कुल बोल दीजिएगा। अमरजीत जी 1 मिनट, शादाब जी बात पूरी करिए। जी, मैंने कहा ये इनका कैरेक्टर है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा, जो
इन्होंने टिकट दिए, उसमें साफ साफ दिख रहा है हारे हुए प्यादों पे, बुझे हुए कारतूसों पे दाव लगाया है। मैं ये कह रहा हूँ युवा मुख्यमंत्री के सामने ये कहाँ चल पाएंगे। और हम तो पहले ही इसलिए कह रहे हैं, हमने पहले ही नारा दे दिया था क्योंकि हम कांग्रेस को जानते हैं कि यहाँ क्या जूतों में दाल बट रही है, जूतम पैजार हो रही है। इसलिए हमने कहा था कि युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 60 पार, इनकी लिस्ट देखते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गदगद हो गए और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो नारा हमने दिया था उसे चरितार्थ करने से अब हमें कोई रोक नहीं। बिल्कुल अमरजीत जी, अब जवाब दीजिएगा, जो युवा मुख्यमंत्री धामी जी उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या उसके सामने कांग्रेस पार्टी अपना एक वर्चस्व बचाती हुई उत्तराखंड में नजर आएगी और सरकार बनाती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है? भारतीय जनता पार्टी अभी बात कर रही थी 60 पार, सुनिए, और जहां जहां इन्होंने 60 पार, 200 पार, 300 पार के नारे दिए थे ना, वो नारे पूरी तरह ध्वस्त हो गए। वो हरियाणा हो, वो बंगाल हो या बाकी और क्षेत्रों, ये हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ी। और यहाँ पर भी आप देखिए जो 60 पार की बात करते हैं, ये मुझे लगता है कि शायद इस बार 10 से 15 भी पार करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हम इनकी तरह अति उत्साह में आकर हम ये नहीं कह रहे हम भी 60 पार करेंगे। आप निश्चिंत रहे, पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बनने वाली है, इससे शादाब भाई निश्चिंत रहे। और रही बात, ये अभी मेरी बहनों की बात कर रहे थे, ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, इनसे पूछिएगा कि जब पिछली बार आपने रितु खंडूरी को टिकट दिया था वो किसकी पुत्री थी? चंद्रा पंत किसकी पत्नी थी? मुन्नी देवी किसकी पत्नी थी? क्या वहाँ परिवारवाद नजर नहीं आता? या जब इन्होंने इस पर को 2 टिकट दिए थे तब वो परिवारवाद नहीं था? आज अगर कांग्रेस पार्टी में आ जाते तो इनको परिवारवाद नजर आता है। तो ये इनकी दोगली और दोहरी राजनीति है। ये अपनी बार इनके पर सवाल आते हैं, जवाब कुछ और होते हैं, जब अपना पूछते हैं कांग्रेस से तब इनके जवाब कुछ और निकल आते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का जो आपके सामने आ रहा है। चलिए अमरजीत जी, शादाब जी से सवाल ले लेते हैं। शादाब जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं? हरक सिंह रावत के कांग्रेस पार्टी में जाने से, यशपाल आर्य के कांग्रेस पार्टी में जाने से, संजीव आर्य के कांग्रेस पार्टी में जाने से, और चुनौतियां जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी दिखाई दे रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो संगठन आधारित पार्टी हैं और कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। इसलिए जो व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ते हैं उन्हें तो हमारे यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए फड़फड़ा रहे थे। और हमने तो पहले कहा था कि जो व्यक्तिगत हितों की बात करते हैं उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। हम तो बड़ी ईमानदारी से कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड। तो हम व्यक्तिगत हित वालों की तो हमारे यहाँ वैसे भी आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत हित वालों के हित तो कांग्रेस में ही पूरे हो सकते हैं, क्योंकि बहू को टिकट वहीं मिल सकता है, बेटी को टिकट वहीं मिल सकता है, पत्नी को टिकट वहीं मिल सकता है। और इसलिए हमने अगर एक परसेप्शन, एक लाइन बनाई, एक लाइन इन्होंने जैसे कहा कि आपके यहाँ जैसे परिवारवाद की परिभाषा ये समझा रहे हैं कि किसी का पति मर गया अगर उसकी पत्नी को टिकट दे दिया तो ये परिवारवाद है, किसी का सुहाग गुजर गया और उसके सुहाग को दूसरे आपके जो बाकी कार्यकर्ता क्या वहाँ नहीं दरी बिछाने के लिए रह गए क्या? आपके बाकी कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देते तो परिवार को जा रही है टिकट आपकी भी, तो ये परिवारवाद नहीं होगा क्या? अमरजीत जी, शादाब जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिएगा, फिर आपके पास आता हूँ। है तो उसे सुनने का दम रखो, सच सुनने अमरजीत जी खोल के रखो तो समझ में आएगा। मैं सुन रहा हूँ, मुझे लगता है हाँ शादाब जी, अब बात पूरी करिए, तब समझ में आ जाएगा। शादाब जी बात पूरी करिए। मैंने कहा कि एक बड़ी ईमानदार लाइन ये है कि आप किसी के घर से कोई परिवार का सदस्य चला गया और उसकी जो पूरा परिवार टूट गया है, उस परिवार की तरह सहारा देना, अगर इसे परिवारवाद कांग्रेस समझती है तो मुझे लगता है इन्हें परिवारवाद की परिभाषा नहीं पता। परिवारवाद कहते हैं कि एक कार्यकर्ता का हक मार के, जैसे सरिता आर्या का हक मारा और वहां एक व्यक्ति के पुत्र को टिकट दे दिया, इसे परिवारवाद कहते हैं। एक G23 जीता जागता सबूत है जो राहुल गांधी के खिलाफ कह रहा है। अरे उत्तराखंड की बात कीजिए, उत्तराखंड दी जा रही है, इसलिए G23 कांग्रेस में बन गया। वो परिवारवाद कहलाता है कि आप कोई अपनी बेटी को टिकट दिला रहा है, अपने आप भी राजनीति में प्रेशर बना के अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पुत्रवधू को, अपने जीजा को, अपने साले को टिकट दिला रहा है, इसे परिवारवाद कहते हैं। कोई बच्चा काबिल है, किसी नेता का बच्चा भी है और वो मेहनत करके अपने दम पे आगे आ रहा है, उसे परिवारवाद नहीं कहते। लेकिन अगर किसी का कार्यकर्ता का हक मार के उससे काबिल लोगों को पीछे और लोगों को आगे रखा जा रहा है, इसे परिवारवाद कहते हैं। वो कांग्रेस की समझ में अभी चलिए शादाब जी, अमरजीत जी से पूरी तरह से इस नेक्सस में डूबी हुई है और वो इसे गलत मानती भी नहीं है। और इसलिए हम कह रहे हैं ये परिवारवाद ही कांग्रेस को ले डूबेगा। और इसलिए हमने कहा कि
कुछ कर ले कांग्रेस, इनके षड्यंत्र, इनकी सारी ABCD जनता जान चुकी है और इसलिए चलिए शादाब जी, बहुत ज्यादा आरोप आपने लगा दिया अमरजीत के ऊपर। अमरजीत जी, आप इसका स्पष्टीकरण दे दीजिए और साथ ही साथ परिवारवाद की जो परिभाषा शादाब जी कांग्रेस पार्टी के लिए समझा रहे हैं उसकी भी सफाई दे दीजिए। मैंने तो आपसे पहले भी कहा, जब तक यशपाल आर्य जी वहां रहे, इनको उनके परिवार से कोई आपत्ति नहीं थी, ये उनको वही अच्छे लग रहे थे। नहीं, हमने माना ना, हमने तो स्वीकार की गलती, एक आधी गलती तो हमसे भी हुई है, लेकिन आप तो पत्रकारिता पे हैं, आप कह दीजिए आगे किसी के बेटे को। चलिए शादाब जी और अमरजीत जी, वक्त की कमी है, बिल्कुल बिल्कुल अमरजीत जी, शादाब जी, वक्त की कमी है। उत्तराखंड की सियासत को लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। जब 2022 के चुनाव के नतीजे आएंगे 10 मार्च को, तब ये देखा जाएगा क्या परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है उसको जनता स्वीकार करती है या फिर सिरे से नदारद करती है।